आदाब। मुनसिफ टीवी के खास प्रोग्राम बजट 2026 में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज लगातार अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश किया। करीब 85 मिनट की बजट स्पीच में, जो उनकी बजट स्पीच थी, उसमें उन्होंने 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाने और कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी हटाने जैसे कई अहम ऐलानात किए। बजट पेश करने से पहले, एक जो रवायत है उसको निभाते हुए, बजट पेश करने से पहले निर्मला सीतारमण ने अपनी टीम के साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी और राष्ट्रपति मुर्मू ने उन्हें दही और चीनी खिलाकर बजट पेश करने के लिए अपनी सहमति जताई। ये एक तरह की रवायत है जो लंबे वक्त से चली आ रही है। बहरहाल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट 2026-27 पर हम चर्चा शुरू करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बजट पेश हुआ है, जो प्राइम मिनिस्टर का एक सपना है या जो एक विज़न है भारत का 2047, उसके लिए ये कितना अहम है, आत्मनिर्भर भारत के लिए ये कितना अहम है, नौजवानों को नौकरियां देने के लिए ये बजट कितना काम करेगा या कितना अहम है, और विपक्ष जो है यानी अपोजिशन पार्टियां हैं वो क्या कुछ इस बजट पर कह रही हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और कई जुड़ चुके हैं। इस वक्त कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे जाने माने इकोनॉमिस्ट डॉक्टर सिकंदर आजम साहब, और फिलहाल जमात इस्लामी हिंद से अरशद शेख साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कुछ देर के बाद पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अरशद साहब, आपके पास ही मैं आता हूँ सीधे तौर पर और जानना चाहूँगा सबसे पहला रिएक्शन क्या है। बजट स्पीच आपने सुनी होगी, तकरीबन 85 मिनट की स्पीच थी, बहुत सारी बातें कही उन्होंने, बहुत सारे ऐलानात किए। तो क्या कुछ है बजट 2026-27, इस मुल्क का जो बजट पेश किया है, क्या कुछ कहेंगे उस पर, क्या है आपकी राय? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, जैसे ये बजट की स्पीच चल रही थी जी तो चैनल्स ये बता रहे थे कि जो स्टॉक मार्केट है वो 1000 पॉइंट से गिर चुका है। जी इसका मतलब ये है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको ये बजट इतना पसंद नहीं, हम्म क्योंकि कुछ खास किस्म के जो टैक्सेस हैं उनको लगाए गए तो वो उनको पसंद नहीं आए। तो मीडिया तो कॉर्पोरेट सेक्टर का रिएक्शन बहुत ही इमीडिएट तौर पर लेता है और बता भी बिल्कुल। देता है, लेकिन कॉमन मैन का जो रिएक्शन है वो आना अभी बाकी है। और हम ये समझते हैं कि इस बजट में मजमूई तौर पर कॉमन मैन के लिए कोई ऐसी खास चीज है नहीं जो उसके फायदे की हो। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो डायरेक्ट टैक्सेशन का जो जो रिजीम है या जो नए रिजीम उन्होंने शुरू किया है, और जो डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स जो कॉमन मैन पे करता है, उसमें कोई खास तब्दीली या कोई नया स्लैब या कोई बेहतर स्लैब जिससे उसको कोई रियायत मिले बिल्कुल। और उसका जो डिस्पोजेबल इनकम है वो उसकी बढ़त हो, ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ। बस कुछ टेक्निकल चीजें बताई गई। और ये बजट की स्पीच की खासियत भी रही है कि बगैर कोई बड़े मैक्रो पिक्चर बताने के वो छोटे छोटे ऐलान जो है वो करते रही है इस स्पीच। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अरशद साहब, आपने जो है जिक्र किया था कि जो शेयर मार्केट है वो बहुत बुरी तरीके से गिरा है, 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया था। अभी भी शेयर मार्केट काफ़ी नीचे चल रहा है। फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 667 पॉइंट जो है वो सेंसेक्स नीचे है, और जो निफ्टी है वो भी तकरीबन 250 पॉइंट नीचे चल रही है। तो ये बात सही है कि कुछ इस तरह के टैक्सेस हैं जिन्हें शायद आम आदमी ना समझ पाए, लेकिन जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो उसे समझता है, और उसका असर ये हुआ कि वो सीधा शेयर मार्केट पर पड़ा। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी हैं। दूसरा, आपने मिडिल क्लास का जिक्र किया और सैलरीड जो है उनका जिक्र किया। जो स्लैब था उसमें कुछ उम्मीद जताई जा रही थी कि बहुत ज़्यादा नहीं कि, लेकिन 25-30 हज़ार रुपये का शायद जो है वो कुछ उसमें उनको और ज़्यादा बेनिफिट मिले। अभी 12,75,000 रुपये तक अगर सैलरी है तो वो अलग अलग मद में, अलग अलग तौर तरीक़ों से वो उसको आप बचा सकते हैं। 13 लाख तक की उम्मीद थी कि शायद वो उस स्लैब में आ जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। आपको लगता है कि ये जो मिडिल क्लास है, और चूंकि सैलरीड जो है ज़्यादातर वो मिडिल क्लास के लोग ही हैं ज़्यादातर, तो उनको भी बहुत ज़्यादा बड़ी राहत आपको लगता है कि वो नहीं मिली? जी जी, देखिए, आपके सवाल को लेकर मैं ये बात कहना जी चाहूंगा जी कि जमात इस्लामी हिंद ने हर साल की तरह इस साल भी जी यूनियन मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपने सुझाव, अपने सजेशंस तहरीरी तौर पर भेजे। बिल्कुल। और उसका यानी जिस्ट और लुबे लिबाब ये है जी कि हम ये समझते हैं कि हमारा मुल्क जो है हाँ ये वेल्थ क्रिएशन में बहुत अच्छा है, सही। लेकिन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा नहीं है।
हमारी जो इकोनॉमी बिल्कुल की सही। साइज है हम्म। और हमारा जो ग्रोथ रेट है वो दुनिया में बहुत पसंद किया जा रहा है। हम तो अभी $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, जो अभी जापान को भी हमने आगे पीछे छोड़ दिया है। और हमारी ग्रोथ रेट ये मानी जाती है कि 6%, 7%, जबकि यूरोप और अमेरिका 2%, 1.5% पे चलते हैं। मगर इन आंकड़ों के पीछे जो जो आम आदमी है, जो गरीब तबका है, वो अपनी जिंदगी में कोई सुधार नहीं देखता। मिसाल के तौर पे एक टर्म यूज की जाती है जिसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। यानी ग्रोथ तो है आपकी इकोनॉमी में, लेकिन इट इज नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू जॉब्स। दूसरी चीज ये है कि जो इनकम सिक्योरिटी है, यानी जो महंगाई है, कुछ खास खास चीजों की महंगाई है, वो तो बढ़ रही है। सही। और इस टैक्स का जो मौका था उसमें भी हमको कोई राहत नहीं मिली। बिल्कुल। तो डिस्पोजेबल इनकम भी नहीं है स्पेंडिंग के लिए। तो जमात इस्लामी इनकम मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा सजेशन ये था जी। कि रेवेन्यू साइड, यानी जो हाँ। गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, तो फोकस डायरेक्ट टैक्स पर होना चाहिए, ना कि सही। इनकम, ना कि इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्स का जो जो जरिया है उससे यानी हर शहरी इसको पे करता है। गरीब से गरीब आदमी इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है। तो जमात का ये सजेशन था जी। कि डायरेक्ट बिल्कुल टैक्सेशन ठीक पे है। गौर करें हाँ। और अमीर व्यक्ति को प्रोग्रेसिव टैक्स करें। जो जितना अमीर है, ज्यादा है, टैक्सेशन ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल। और और एक्सपेंस साइड पे हमारा जो फोकस है वो एम्प्लॉयमेंट को, हम्म। एजुकेशन और हेल्थ को, इसमें कोई खास नया बजटरी एलोकेशन चेंज हमको। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए अगर उनका जिक्र किया जाए, जो 7 बड़े ऐलानात हैं उनका मैं जिक्र यहाँ ज़रूर करना चाहूँगा। जो जी बजट के दौरान ऐलान हुए, एक तो इनकम टैक्स स्लैब में जो है, जैसे पहले जिक्र हुआ कि कोई बदलाव नहीं है, और जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं जो सैलरीड हैं, जो मिडिल क्लास है, उसके लिए एक फिक्र की बात है। उम्मीद थी ऐसी कि कुछ होगा। दूसरा, जो जैसे मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया था, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है, जिसमें मुंबई पुणे, और मुंबई से पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, और हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, और वाराणसी सिलीगुड़ी। ये 7 कॉरिडोर बनेंगे, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। ये एक बड़ी चीज़ है। अगर इस पर काम होता है तो मुझे लगता है कि बहुत सारा इसका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देखने को मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जो कैंसर की 17 दवाइयाँ हैं, उनके ऊपर जो आयात शुल्क था उसे हटा लिया गया है। अभी ये तकरीबन 5% लगता था। तो ये भी एक बड़ा ऐलान मुझे लगता है कि वो एक होगा, जो चूंकि कैंसर पेशेंट जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उन लोगों के लिए ये एक वो है। तीसरी सबसे अहम बात है वो ये है कि 3 आयुर्वेदिक एम्स खोलने का ऐलान किया गया है। अच्छा, जो पहले ऐलान किए गए थे एम्स खोलने के, उन पर कितना काम हुआ, ये भी यहाँ पर सवाल उठना लाजमी है, और ये सवाल विपक्षी पार्टियां भी उठा रही हैं, और जाहिर तौर पर आपकी तरफ से भी उठेगा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी 5 मेडिकल हब बनाए जाएंगे, और उसके लिए भी उन्होंने ऐलान किया। 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले जो टियर 2 और टियर 3 शहर हैं, उनके विकास के लिए 12 लाख 20 जो है, यानी 12.2 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है उसका ऐलान किया गया है, उसे एलोकेट करने की बात की गई है। 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स भी बनाए जाएंगे। ये बड़ा ऐलान हुआ है। जाहिर तौर पर तालीम के मैदान में, शिक्षा के मैदान में, ये अगर ऐसा हुआ और बजट पर अमल हुआ तो ये एक अच्छी चीज़ होगी। आने वाले वक्त में इसका फायदा होगा। करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे, हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। तो ये जो मोटे मोटे तौर पर जो ये 7 ऐलानात हैं, तो देखिए जाहिर तौर पर हर एक ऐलान हर किसी शख्स से जुड़ा रहता है। कुछ एक ऐलानात ऐसे होते हैं जो सीधे कॉर्पोरेट से जुड़े रहते हैं, कुछ मिडिल क्लास से, कुछ जो है वो किसानों से, मगर ये ऐसे ऐलान हैं जिनका तकरीबन 150 करोड़ की जो इस मुल्क की आबादी है, सभी पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में फर्क पड़ेगा। इसे कैसे देखते हैं आप? जी, देखिए जितने भी मुस्बित कदम उठाए हैं या जी। ऐलानात में इस बजट में, इसको हम बहुत ही कदर की निगाह से देखते हैं जी। और देखना भी चाहिए। क्योंकि बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो बजट जब एलोकेट होता है और सही। उसका जो कंसर्न स्टेक होल्डर होता है, उसको तो डेफिनेटली उसका फायदा मिलेगा। मिसाल के तौर पे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये ऐलान किया कि हम सर्विसेज सेक्टर में बहुत सारी रियायतें देंगे और उसको पूरे तौर पर फैलाने और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा ग्लोबल जो रैंकिंग है सर्विसेज सेक्टर में वो बढ़े। और इस वक्त
हमारे इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा सर्विसेज सेक्टर है। हाँ, तो इस जानिब जो हुकूमत ने पहल की वो डेफिनेटली सराहनीय है, वो काबिले तहसीन है, तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल। और ये डेफिनेटली कुछ हद तक जॉब क्रिएशन में भी मदद करेगा। हाँ, लेकिन पूरा जो थ्रस्ट है वो अगर एम्प्लॉयमेंट पर हो, या इस तरह के ऐलान हो कि हमने पूरा मतलब कदम उठाए हैं और इससे इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बिल्कुल। उस तरह का जो प्रोजेक्शन है वो मिसिंग रहा इस बजट में। क्योंकि लोग तो मतलब बेरोजगार हैं, वो तो अपनी बहुत ही अपने इससे देख रहे हैं, हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं कि हमको कुछ मिलेगा, ऐसा कोई खास। आपने देखा कि वो जो मनरेगा वाला जो इश्यू है उस पर भी जो है गवर्नमेंट खामोश रही, और उसके जरिए भी एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में होता था, तो वो भी थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो विज़न की बात अगर हम करें, देखिए ज़ाहिर तौर पर कोई भी हुकूमत जब बजट पेश करती है तो उसका एक विज़न होता है। यहाँ पर 3 बड़े विज़न जो है वो देखने को मिल रहे हैं या उनकी बात की जा रही है। और पहला विज़न है रफ्तार, स्पीड बढ़ानी है, स्पीड के साथ काम करना है। दूसरा विज़न है क्षमता, कि किसकी क्या क्षमताएं हैं, ताकत कहाँ है, मतलब क्या असली ताकत है इस मुल्क की। और एक है सबका साथ। अब ये भी एक सवाल है कि क्या वाकई सबका साथ, चूंकि ये सवाल उठ चुका है पहले, इस पर भी आप ज़रूर बात कीजिएगा। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को तेज़ करना है, ये लक्ष्य जो है एक तरीके से एक विज़न है ये इस सरकार के इस बजट का। और लोगों की जो काबिलियत है उसे निखारना है ताकि देश की तरक्की में वो भागीदार बन सकें। चूंकि देखिए हम बात करते हैं अक्सर चाइना की, चीन की बात होती है तो वो कुछ वक्त तक पहले, हालांकि देखिए जब मतलब 27-28 में या 29 तक जब रिजल्ट्स आएंगे, मतलब सेंसस होगा तो फाइनल रिजल्ट्स आएंगे कि वाकई क्या हम आगे निकल गए या उसके बराबर हैं। लेकिन मोटे तौर पर ये माना जाता है कि चाइना ही या चीन ही मतलब दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है, मगर उसने अपनी उस आबादी को कैसे उसका इस्तेमाल किया, कैसे मैन पावर का सही इस्तेमाल किया, और आज वो दुनिया के लिए एक सबक भी है और दुनिया के लिए मतलब एक बहुत प्रोडक्टिव मुल्क है। तो इस पर भी एक जोर है। फिर सबका साथ, हर परिवार और हर क्षेत्र के पास कमाई के पर्याप्त संसाधन हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्ज हैं जिनकी मतलब जो यानी जिनके ऊपर जो ब्याज कह लीजिए या मतलब दूसरे जो चार्जेस हैं वो कम कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो 3 मुख्य बातें हैं, 3 अहम बातें हैं, एक रफ्तार, क्षमता और सबका साथ, इसको कैसे देखते हैं? जो विजनरी मतलब एक तरीके से दिखाया जा रहा है इस बजट को, ये जो विजन है, ये आप मानते हैं कि ये सही ट्रैक पर है? देखिए, रफ्तार, क्षमता और जी। सबका साथ सबका विकास, ये 3 पॉइंट्स आपने कहे। जी। तो है तो ये बहुत ही मतलब काबिले तहसीन, काबिले तारीफ और बहुत ही आइडियल और प्रेजवर्दी। बिल्कुल। मगर क्या इन अजाइम को ट्रांसलेट कर पा रहे हैं पॉलिसी और बजट एलोकेशन के थ्रू? मिसाल के तौर पे आप एजुकेशन ले लीजिए। जब तक हमारा नौजवान तबका पढ़ा लिखा नहीं होगा, कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं सीखेगा और एक मकाम नहीं बनाएगा अपना एजुकेशन और रिसर्च के फील्ड में, और वो सीधा सीधा आएगा बजट के जरिए। अब अगर आप देखते हैं तो हमारा जो एजुकेशन बजट वो बहुत कम है दूसरे ममालिक के कंपेयर में। जो एडवांस ममालिक हैं, जैसे चाइना का आपने जिक्र किया या यूरोप का जिक्र किया, तो हमारा पूरा रुझान प्राइवेटाइजेशन की तरफ है। तो जब प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन करेंगे तो उससे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होगा, बिल्कुल। और उससे एक खास तबका ही एजुकेशन हासिल कर पाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि अगर कोई गरीब या काबिल आदमी आज भी हिंदुस्तान में अगर कोशिश करे बिल्कुल। तो आगे पहुंच सकता है, लेकिन वो एक एक्सेप्शन होगा। आपको पॉलिसी के जरिए एक पूरा यानी सवाए आजम है, हाँ, उसको आपको आगे बढ़ाना है। बिल्कुल सही। जहां तक इसकी बात है, सबका साथ सबका विकास, तो माइनॉरिटी अफेयर्स का जो बजट है, मैंने उसको वो डाउनलोड करके फिगर्स निकाले हैं। तो इस साल जी। उन्होंने 3,400 करोड़ दिए, एलोकेट किए, हाँ। और इसमें कुछ अच्छे अच्छे यानी स्कीम्स भी हैं। जैसे उन्होंने एजुकेशन एम्पावरमेंट को 832 करोड़ एलोकेट किए हैं, जी। प्री मैट्रिक को 198 करोड़, पोस्ट मैट्रिक को 581 करोड़, और
और इसी तरह से दूसरे इनके स्कीम्स है, 2000 बिल्कुल। करोड़ प्रधानमंत्री जन विकास वगैरह, हाँ। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी को 15 करोड़, 3400 करोड़ एलोकेट की, अच्छी बात है। लेकिन इसका अगर आप फीसद निकालेंगे बजट का, तो ये 0.044 पर जाता है। तो माइनॉरिटीज जो जो 20% आपकी आबादी है, उसके लिए आप 0.04% एलोकेशन करते हैं बजट में, तो ये यानी कॉल और फेल में जो आप बोलते हो और जो करते हो उसमें थोड़ा सा तजाद नजर आता है। तो हमको गवर्नमेंट को कन्विंस करना चाहिए कि आप माइनॉरिटीज के लिए जो बजट एलोकेट करेंगे, कम से कम 1% तो एलोकेट कीजिए। सही। डेफिनेटली इससे कुछ फायदा होगा। और ये माइनॉरिटीज भी इतने भारतीय तो दूसरे हैं, जी। तो अगर विकास होगा तो मुल्क का भी विकास होने लगता है। तो ये चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट का भी जिक्र है, 5 बौद्धिक सर्किट बनाने की बात है, मेडिकल टूरिज्म की भी बात है, इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर बनाए जाएंगे, सूर्योदय स्कीम है, राज्यों को मदद जो है वो दी जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो जो तरक्की है वो पूर्वोत्तर राज्यों तक जाते जाते जो है वो धीमी पड़ जाती है, उसकी रफ्तार कम हो जाती है, अलग थलग माना जाता है उसको। तो ये सरकार अपने हिसाब से, देखिए कोई भी सरकार आती है वो अपने हिसाब से चीज़ों को जो है मतलब वो करती है कि नंबर 1 2 3 4 क्या क्या उसको काम करने हैं, कितना बजट जो है वो रक्षा के लिए रखना है, कितना रेल के लिए रखना है, कितना दूसरे मदों में रखना है। तो पूर्वोत्तर राज्यों का जो एक मामला था वो, या उसको मतलब थोड़ा सा, जैसे मैंने पहले कहा कि भाई वो रफ्तार जो है वो विकास की वो धीमी पड़ जाती वहाँ तक जाते जाते, इसको आप कैसे देखते हैं? उनका भी जिक्र है और उनके लिए भी अच्छा मतलब उनको आगे बढ़ने का मौका है। मेरे ख्याल से सरकार ने जो जी। ऐलान की है और जो हाँ। डायरेक्शन लिया है नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, जी। वो बहुत ही पब्लिक कदर है। वो उसको मतलब उसकी ये करना चाहिए, तारीफ करना चाहिए। और देखिए, हमारी डेमोक्रेसी जो है वो नंबर्स की डेमोक्रेसी है। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग माइनॉरिटी में रहेंगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं, उन लोगों की तादाद और उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में या दूसरी जगहों पे वो बहुत कम है। तो उनकी आवाज डेफिनेटली उतनी ताकतवर नहीं होगी जितनी शायद यूपी की हो या बिहार की हो या महाराष्ट्र की हो। तो इस तरह से गवर्नमेंट अगर खास तौर पे कुछ एलोकेट करती है और नॉर्थ ईस्ट को इंटीग्रेट करती है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये हमारे यानी जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सही होगा, क्योंकि जो यानी बॉर्डर स्टेट्स हैं वहां पे अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रहेगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए, यूनानी और आयुर्वेद बहुत मामूली सा फ़र्क है, मगर चूंकि यहाँ पर जिक्र होता है ज़्यादा आयुर्वेद का, तो आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं और हाई क्वालिटी के जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने पर अब ज़्यादा जोर दिया जाएगा और उसके लिए भी क्या नाम है अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं। तो देखिए, चूंकि क्या नाम है ये लोगों का एक बड़ा मसला है कि जो भागती दौड़ती ज़िंदगी है उसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा वो अलग अलग तरह की घर कर गई हैं। ऐसे में यूनानी या फिर आयुर्वेदिक सिस्टम को बढ़ाना या इस पैथी को बढ़ाना, इस पद्धति को आगे बढ़ाना, उसको उसके ऊपर काम करना, मुझे लगता है किसी भी सरकार के लिए एक अच्छा कदम है ये और उसको अच्छा माना जाना चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं? चूँकि हर कोई चाहता है कि वो तंदुरुस्त रहे, सेहतमंद रहे, और सेहतमंद रहने के लिए वो बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि जो एलोपैथी है वो बहुत एक फास्ट रिलीफ तो देती है मगर उसका लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो आयुर्वेद या फिर यूनानी उसी को अपनाने पर जोर दिया जाता है। तो ऐसे में हुकूमत का इस जानिब या इस सेक्टर में कदम और इसको आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिशें हैं उसको कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल से यूनानी आयुर्वेद और ये जो जी। आयुष का जो कदम जी। उठाया है, उसके लिए स्पेशल मिनिस्ट्री बनाई है, उसको एलोकेशन दिया है, उसको सपोर्ट किया है, मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी जी। बात है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी हमारा जो मेडिकल हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन का जो इकोसिस्टम है, उसमें अभी ये गुंजाइश नहीं है कि हम फौरी तौर पर जो यानी एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं उनकी तादाद फौरी बढ़ा सकें। तो ऐसे जो यानी यूनानी है या आयुर्वेद है, जो बहुत ज्यादा यानी जिसमें सर्जरी या कुछ ऐसी चीजें नहीं, ऐसी बेसिक जो बीमारियां हैं
वो अपने अच्छा इलाज पेश कर सकती है, तो उसको सपोर्ट करना मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात। बिल्कुल। और हमारे नुमाइंदे गुफरान अली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली में। सुबह से ये अलग अलग लोगों के पास जा रहे हैं, आम पब्लिक से भी मिले हैं और उनकी राय ले रहे हैं जो बजट पेश हुआ है। क्या कहेंगे गुफरान, क्या है आम तौर पर आम लोगों की राय, मिक्स जो राय है वो क्या है, ओवरऑल क्या कुछ कह रहे हैं लोग बजट पर? देखिए खुर्शीद जी, जाहिर सी बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट बजट था और केंद्रीय मंत्री वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने नवा बजट पेश किया तो अपने आप में एक बड़ी बात है। इससे पहले हमने देखा ये कि इतना जी लंबा पीरियड किसी वजीर खजाना ने इतना लंबा बजट नहीं पेश किया है। ये उन्होंने नवी बार उन्होंने बजट पेश किया है। बिल्कुल। और अगर हम देखें कि यकीनी तौर पर कि इसके अंदर काफी सारी चीजें अगर आप देखेंगे हाँ जिस तरह से अवाम ने बताया है कि इसमें काफी सारी चीजें राहत दी गई है। खासतौर से अगर हम बात करें सीएनजी का इसमें दाम कम कर दिए गए हैं। अगर हम बात करें जिस तरह से अभी आप खुर्शीद जी जिक्र कर रहे थे आयुर्वेद और योगा को बढ़ाने के लिए उन्होंने किस तरह से उन्होंने एम्स की तर्ज हाँ पर हॉस्पिटल बनाने का उन्होंने कहा है। इसी तरह से अगर हम देखें ग्रामीण महिलाओं के लिए भी श्री मोटर्स, तो ये चीज बड़ी बात है। खेलो इंडिया मिशन को उन्होंने एक नया विस्तार दिया है। मेडिकल टूरिज्म के लिए हेल्थ केयर जो कॉम्प्लेक्स बनाने का उन्होंने हाँ कहा है। तो बिल्कुल। यकीनी तौर पर जो आवाम है, जो लोग हैं, उन्होंने काफी सी राय मुस्बत पेश की। वहीं हमने ये भी देखा कि जो अपोजिशन पार्टी के जो लीडरान थे, खासतौर हाँ से अखिलेश यादव ने उस पर तंज कसा है। इसी के साथ साथ जयराम रमेश जो कांग्रेस पार्टी के कौमी तर्जुमान है, उन्होंने भी उस चीज की मजम्मत की है कि ये कहीं ना कहीं गरीबों को राहत नहीं देता। आप उसमें देखें, बहुत डीपली देखें, उसमें किसी तरह से इनकम टैक्स देने वालों को राहत नहीं दी गई है। इससे पहले के भी बजट में उन्होंने वही सब चीजें मतलब कि उन्होंने कहा कि इस चीज को दोहराया गया है। इसमें किसी भी तरह से आवाम को राहत नहीं दी गई है। तो यकीनी तौर पर ये बजट जैसे पहले बजट पेश करते हैं निर्मला सीतारमन, या इससे पहले अरुण जेटली ने बजट पेश किया था, वही सब बजट है। और 80-85 मिनट की उनकी जो तकरीर थी उसमें किसी भी तरह से आवाम को राहत नहीं दी गई है, अपोजिशन पार्टी के लीडर का कहना है। हालांकि वही आवाम के जो कहना है, उन्होंने काफी ज्यादा इस पर राहत की सांस भी ली है और मिलत जुलत रद्द अमल देखने को मिला। खुर्शीद जी, मैं मानता हूं कि यकीनी तौर पर इसके अंदर काफी सारी चीजों को समझने की जरूरत है क्योंकि अभी तकरीबन 2 घंटे पहले ही उन्होंने बजट पेश किया है। तो अब उसके बाद का देखिए कि क्या क्या चीजें मजीद खुलकर सामने आती है और उसके बाद क्या क्या चीजें लोगों को समझ में आती है, लोग उस पर किस तरह से रिएक्शन देते हैं, ये चीज बड़ा सवाल होगा। बिल्कुल। चूंकि देखिए बहुत सारी तकनीकी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर। अब जैसे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है, ये मेरा ख्याल कि आम आदमी नहीं समझेगा इसको, लेकिन इसको जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उन्होंने समझा और शेयर मार्केट ने समझा और इसका नुकसान ये हुआ कि 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया शेयर मार्केट। तो जाहिर तौर पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा वक्त के साथ ही समझ में आती हैं और मगर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुरंत समझ में आ जाती, फ़ौरन समझ में आ जाती है कि कौन सी चीज़ जो है वो सस्ती हुई है, क्या ओवन सस्ता हुआ है, फ्रिज सस्ता हुआ है, टेलीविज़न या फिर मोबाइल, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, वो कितनी सस्ती हुई कितनी नहीं, जिनका सीधे तौर पर एकदम से असर पड़ता है। जैसे सिगरेट जो है वो 40% महंगी हो गई, तो अच्छे खासे लोग हैं मतलब स्मोकिंग करने वाले, सिगरेट पीने वाले, तो जाहिर तौर पर अच्छा कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। आप लिखवा दीजिए उसके ऊपर, सिगरेट के पैकेट के ऊपर कि कल ही जान चली जाएगी, पीने वाला फिर भी पिएगा, उस पर कुछ भी लिखवा दीजिए, कितना रेट बढ़ा दीजिए। तो ये बात सच है कि बहुत तकनीकी चीज़ें होती हैं और बहुत टेक्निकल आदमी ही उसको समझ सकता है और समझा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। नौकरियों का एक बड़ा मसला है और शशि थरूर ने भी इस बात को कहा है कि इस बजट से कितनी नौकरियां लोगों को मिलेंगी, नौजवानों को मिलेंगी, या कितनी नौकरियां पैदा की जा सकती हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अरशद साहब, मैं आपसे पूछूंगा ये सवाल, नौकरियों का जो एक मसला है, चूंकि ये सवाल उठाया है शशि थरूर ने, कांग्रेस के लीडर हैं वो, हालांकि वो बहुत बच करके बोलते हैं, और प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है और कुछ खास ऐलानात इसमें नहीं हुए। वैसे ही जिससे गुफरान जिक्र कर रहे थे, जो समाजवादी पार्टी के सरबराह हैं, जो चीफ हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी कहा कि बजट से मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है और क्या ये हुकूमत जो वादे करती है उन वादों पर क्या ये टिकी रहती है, क्या उन वादों को पूरा करती है, बड़ा सवाल है। ये सवाल उन्होंने उठाए। अब नौकरियों का जो मसला है, इसको कैसे आप देखते हैं अरशद साहब? देखिए, मसला जी नौकरियों का इस तरह से है जी कि कॉर्पोरेट सेक्टर, उसकी साइज बहुत बड़ी है, बिल्कुल। लेकिन जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वो दे सकता है वो बहुत कम है। हम्म, और बेशतर हमारी जो इकोनॉमी है वो इनफॉर्मल सेक्टर पर है और एमएसएमई सेक्टर पर डिपेंडेंट है।
लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर जो है, क्योंकि उनके अंदर फाइनेंशियल ताकत ज्यादा है और वो सियासी पार्टियां और हुकूमत से एक तरह से करीब रहती हैं वो, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो इन्फ्लुएंस करने की जो ताकत है पॉलिसी पर, वो ज्यादा है। तो एमएसएमई सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर को जो रियायतें मिलनी चाहिए या जो पुश मिलना चाहिए, वो कोई भी गवर्नमेंट जो है वो उसको पूरा नहीं करती और वो अपने बजट में उतना उसको एलोकेशन नहीं देती जितना कि उसका हक है। बेशक उसमें 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ के आपको ऐलान मिलेंगे, लेकिन एक पूरा डायरेक्शन या एक पूरा एक पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है उस तरह से मिसिंग होगा। तो जब तक बिल्कुल ये नहीं होगा तो आप जॉब्स कैसे जनरेट कर पाएंगे? बिकॉज सही हमारे ज्यादातर जो लोग हैं वो तो इनफॉर्मल सेक्टर में है और सही छोटे सेक्टर, छोटे फैक्ट्रीज के सेक्टर में है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बड़ा सवाल यहाँ पर और जो आम आदमी के जहन में आता है और उसको आम आदमी समझना चाहता है कि ये जो आमदनी है और जो खर्च है इसमें बड़ा गैप है, और ये गैप ऐसा नहीं है कि आज ही पैदा हुआ है, ये गैप लंबे वक्त से चला आ रहा है और इस गैप को भरना बेहद ज़रूरी है। और वो नहीं, मुझे लगता है कि सरकार के पास कुछ ना कुछ रास्ते तो होंगे, हो सकता है काम भी किया जा रहा हो, मगर वो भरता हुआ दिख नहीं रहा। अगर मैं बात करूं 2025-26 का जो बजट था उसकी बात करें, जो जो कुल कमाई थी सरकार की, टोटल जो आमदनी थी वो थी तकरीबन 34 लाख करोड़, जिसमें तकरीबन 27.25 लाख करोड़ जो है वो जो इनकम थी वो आई थी सीधे टैक्स से, अलग अलग जो टैक्स लगते हैं उनसे आई थी। और जो कुल खर्च हुआ था उस वक्त, यानी पिछले साल 25-26 की बात हम करें तो वो तकरीबन 49.6 लाख, मतलब 49.6 यानी तकरीबन 50 लाख करोड़ जो है वो आप समझ लीजिए खर्च हो गया। आमदनी 34 लाख करोड़ है और खर्च 50 लाख करोड़ है, तो सीधे सीधे 14 लाख करोड़ का फर्क है। इस साल की अगर हम बात करें 26-27 की, तो जो टोटल आमदनी है सरकार की वो 36.5 लाख करोड़ है और जो खर्च है वो 53.5 लाख करोड़ है। तो फिर वापस जो है वो मतलब अच्छा खासा गैप है, गैप बढ़ता जा रहा है आमदनी में और खर्च में। इसको कैसे देखते हैं आप? और चूंकि जितना ये गैप बढ़ेगा उतना ही कर्ज हुकूमत के ऊपर बढ़ेगा, और मेरा ख्याल के वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हर आदमी के ऊपर जो है, सर के ऊपर एक तरीके से वो उसका हिस्सा आएगा फिर। जी जी, मैं ये पॉइंट लाने ही वाला था। जी आपने अच्छा हुआ ये फैक्ट्स और फिगर्स भी दे दिए ताकि जी हमारे जो नाजरीन है उनको पता बिल्कुल चले। देखिए, इंडिया की जो जीडीपी की जो साइज है, जी इकोनॉमी की जो साइज है, वो $4 ट्रिलियन है। बिल्कुल अगर उसको इंडियन रुपीज में देखें तो वो कम से कम 340 से 350 लाख करोड़ है। ये हमारी इकोनॉमी की साइज है। बिल्कुल ऐसे मोटे मोटे तौर पे समझिए 350 लाख करोड़। सही। बजट जो है, बजट की जो साइज है वो है सिर्फ 50 लाख करोड़। जैसे आपने बताया एक्सपेंस 50 लाख करोड़ हाँ है। ठीक है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम स्टेट्स का भी बजट इसमें मिला दें तो जो बजट की जो साइज है वो 28% है इकोनॉमी के साइज से। ठीक। अगर आप इस शरह को, इस रेशियो हाँ को अमेरिका, यूरोप और चाइना से कंपेयर करें जी तो ये शरह हमारी कम है। यूरोप की तो सबसे ज्यादा है, उनकी तो 45%, 50% के करीब है, यानी उनका बजट एलोकेशन काफी बड़ा है। वो इसलिए है कि वो टैक्स बहुत लेते हैं अपने सिटीजन से। तो हमारा जो टैक्स रिसीट है और हमारा जो पूरा टैक्सेशन का जो रिजीम है, उससे गवर्नमेंट को बहुत कम पैसा मिलता है डायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए। तो इसलिए हमको जीएसटी और दूसरे टैक्सेस पर रिलाय करना पड़ता है। और ये जो हमारा जो, यानी हमको जो ये मिल रहा है, रिसीट्स मिल रहे हैं, वो जी हमेशा कम रहेंगे हमारे एक्सपेंस। और उसमें दो फैक्टर्स जो है मैं खास तौर पे आपके शो के जरिए हाईलाइट करना चाहता हूँ। जी एक तो डिफेंस एलोकेशन, और फिर ये जो डेफिसिट है उसको फाइनेंस करने के लिए जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं, हाँ तो एक बड़ा चंक जाता है हमारे सही बजट में। बिल्कुल सही। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया जी कि ये जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो इस वक्त 56% है। यानी अगर हम ये जो डेट है उसका उसका यानी जो हमारा जो जीडीपी है उसका 56% तो हमारा डेट है। सही। और ये 2000
30 तक उनको 50% तक लाना है। तो हमारे गवर्नमेंट के पास और हमारे मुल्क में बहुत कम मार्जिन है इनको हाँ अपने टैक्स रेवेन्यू से कुछ सोशल सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में कुछ पैसा डालने का। तो इनका पूरा जो डिपेंडेंसी है हाँ वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का। तो बिल्कुल जब तक ये पूरा जो ब्रॉड फ्रेमवर्क है गवर्नमेंट उसको चेंज नहीं कर दी तब तक ये इस तरह से सिस्टम जो है वो चलेगा। बिल्कुल ठीक है। और ये हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा गुफरान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुफरान लगातार जैसे मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे लोगों से मिले हैं, आम लोगों से भी मिले हैं और छोटे व्यापारियों से भी मिले हैं, छोटे दुकानदार। गुफरान, ये जो छोटे दुकानदार होते हैं जिन्हें खुदरा व्यापारी भी कहते हैं, और ये जाहिर तौर पर जिस इलाके में आप गए, लोगों से मिले, मुलाकात की, तो ये बड़ा अहम सेक्टर है ये भी अपने आप में, और बहुत रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ये बहुत अहम सेक्टर है, और हर किसी का डायरेक्ट वे में जो है उनका कनेक्शन होता है। हर रोज़ बहुत सारी मतलब लाखों करोड़ की या हज़ारों करोड़ की जो है वो मतलब ख़रीदो फरोख्त होती है चीज़ों की। मतलब ये जो खुदरा व्यापारी हैं या छोटे दुकानदार हैं, उनका क्या रद्द अमल है इस बजट पर, और क्या कुछ बातें हुई उनसे, क्या कुछ निकल करके आया वहाँ से? देखिए खुर्शीद साहब, यकीनी तौर पर आवाम को अभी पूरी तरह से नहीं मालूम है, जी लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो उस चीज को अप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि एक तरह से वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अगर पेश किया तो वो चीज सराही जाती है वो चीज को, तो यकीनी तौर पर वो चीज वो सराह रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम वही देखते हैं कि बीजेपी के जो कौमी तर्जुमान है सईद शाहनवाज हुसैन अभी कुछ देर पहले अभी हमारे साथ थे, जिन्होंने काफी ज्यादा इस बजट की सताइश की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रक्षा के अंदर बढ़ोतरी की गई है, उसके बजट के अंदर जो बढ़ाया गया है वो चीज बड़ी बात है। इस तरह से नए कॉरिडोर का जो ऐलान किया गया है, नए ट्रेन का, हाई स्पीड ट्रेन का, तो वो चीज भी बड़ी अहम बात है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना बेहद ज़रूरी है, और अरशद शेख साहब, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा। देखिए, ये ट्रम्प का जो टैरिफ है ये बड़ा ख़तरनाक है और ये बहुत डरावना भी है किसी भी मुल्क के लिए। और ठीक है, पहले लगता है कि ये सरकार के ख़िलाफ़ है, मगर ये कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो बहुत सारे लोगों पर पड़ता है, आवाम पर पड़ता है। तो इसको कैसे देखते हैं ये बजट? उसके जवाब में मतलब कुछ चीज़ें दिखी आपको, ऐसा लगा कि कुछ तो कहीं ना कहीं असरअंदाज होगा ये बजट, उसको कम करने में कुछ अपना रोल अदा करेगा? उसके थोड़े से डिटेल में जाना पड़ेगा जी। कि किस तरह से गवर्नमेंट इसको टैकल कर रही है। हाँ लेकिन एक चीज तो यह है कि गवर्नमेंट जो बिजनेस सेक्टर है उससे काफी करीब है और उसकी मदद करने में पूरे करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल और ये टैरिफ का ताल्लुक सीधे सीधे एक्सपोर्ट से है इंडिया के। बिल्कुल। तो अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स को और कॉम्पिटिटिव बना सकें और उसको इस लेवल पे ला सकें कि हम जो दूसरे कंट्रीज जिस रेट में अमेरिका को सप्लाई कर रहे हैं, हाँ और हमारा जो डोमेस्टिक सेक्टर वो भी इतना ताकतवर हो जाए कि हम अगर कुछ अमेरिकन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अगर हमारे मुल्क में लाएं, हमारी कंपनियां उनसे कॉम्पीट करके उनको बीट कर सकती, सही, तो ये पॉसिबल होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, तभी ये पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज अभी ये बात भी सच है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बजट जो है वो 85 मिनट की स्पीच में आप 100% चीज़ों को समझ जाएं ऐसा मुमकिन नहीं है। बजट बहुत चीज़ें उलझी हुई होती हैं, बहुत सारी छिपी हुई होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें वो आहिस्ता आहिस्ता निकल करके सामने आती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आम आदमी नहीं समझ सकता शुरुआती तौर पर, एक इकोनॉमिस्ट ही उसे समझ सकता है या समझा सकता है। तो ये बात सच है बिल्कुल। बहुत सारी जी हाँ, एक छोटी सी मिसाल मैं देना चाह रहा हूँ कि मैंने माइनॉरिटी बजट का जो आपको जिक्र किया 3,400 करोड़, ये बजट स्पीच में मौजूद नहीं है। सही, अगर आप गवर्नमेंट अच्छा, ये बात बिल्कुल सही कही अरशद साहब आपने। देखिए, एक लंबे अरसे एक स्ट्रेटजी के तहत इस सरकार ने क्या, बल्कि शुरुआत तो यहीं से हुई, फिर बाकी अलग अलग सूबों के अंदर जहां खासतौर से बीजेपी की सरकार है, वो अल्पसंख्यक जो एक शब्द है उससे मतलब एक तरीके से किनारा कर रहे हैं। बजट है उसमें, मगर वो उसका ऐलान नहीं होता, और मेरा ख्याल कि इसकी 6-7 साल पहले ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। एक इंपॉर्टेंट बात ये, दूसरा ये कि 4,000 के करोड़ के आसपास जो है बजट यूपीए हुकूमत में भी होता था। 3700 करोड़, 3800 करोड़, 4,000 तक भी गया, शायद उससे कम ज़्यादा रहा। मगर ये बजट जो है वो लगातार कम भी हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं एक फिक्र की बात है। जी 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 बिल्कुल। और मैंने जो 3,400 करोड़ का जो अपना
बजट एलोकेशन है जी उसका मैंने ये भी किया कि मुआयजा किया कि उसका यूटिलाइजेशन कितना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बजट हाँ बजट एस्टिमेट 23-24 में 3098 करोड़ थे, लेकिन उसमें से 5% यूटिलाइजेशन हुआ सही। और 2022-23 में 5000 करोड़ था एलोकेशन, इसमें से 803 करोड़ हुआ, मतलब 16% हुआ। सही। तो इतना पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है। हाँ। अच्छा, अब ये सवाल है कि Minority के क्या ये जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है या बजट का इस्तेमाल करना मतलब जो है जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वो नहीं जानती, या फिर इसके पीछे कहीं ना कहीं ये मंशा है कि ठीक है बजट हम दिखा देंगे, बजट है लेकिन बजट खर्च नहीं होगा, वो लैप्स हो जाएगा, फिर ये बड़ा सवाल है। करेक्ट करेक्ट। हाँ तो इसमें दोनों पहलू है, इसमें हुकूमत की मुस्तैदी भी है और बिल्कुल फिर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसकी भी मुस्तैदी, उसका सही। अवेयरनेस वो भी उसको शामिल उसको है। भी अवेयर रहना अगर जरूरी आप है, सच बात है। आप गफलत करेंगे सही। और आप यानी मुत्तहिद होकर कोई हाँ मुत्तहिदा महाज के जरिए सही। काम नहीं करेंगे तो लैप्स होगा तो बजट मुश्किल में, ही है वो। सही बात है, बिल्कुल ठीक है, ऐलान हो और जाते हैं लेकिन बजट लैप्स हो जाते हैं, बड़े अफसोस की बात है। बहुत सारे सही, सेक्टर्स के लिए भी ये होता है, ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल कि ठीक, के लिए ये हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गुफरान हमारे साथ है। गुफरान, कैसे देखते हैं ये जो एक मसला है ये माइनॉरिटी बजट का? एक तो ये लगातार कम हो रहा है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट इशू ये है कि बजट लैप्स हो जाता है, बजट यूटिलाइज नहीं होता, वो कभी 15%, कभी 20% या 25%, मतलब जो है वो पहले ठीक ठाक यूटिलाइज होता था मगर अब उसमें कमी आ गई है। इसको आप कैसे देखते हैं? और पॉलिटिकल विल जहां अपनी जगह है नहीं है वो एक अलग बात है, मगर इसमें आम लोगों का, आम अल्पसंख्यक वर्ग का, अल्पसंख्यक में सभी आते हैं, साथ जो है अलग अलग मजहब के लोग आते हैं, खाली मुसलमान नहीं हैं, तो उनकी अवेयरनेस कितना अहम रोल अदा करती है इस बजट को इस्तेमाल करने में या नहीं करने में? जी खुशी साहब, यकीनी तौर पर जिस तरह से हम ये देखते हैं कि बजट तो अलॉट कर दिया जाता है, हालांकि बजट के अंदर अलॉट करने के बाद मुस्तकिल हम ये भी देखते हैं कि उसके अंदर पैसे की भी जो कमी है वो भी की जाती है, लेकिन अफसोस यही होता है कि उस पर पूरी तरह से खर्च नहीं किया जाता है, पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये बड़े अफसोस और शर्म की बात है। लेकिन हम वहीं पर ये भी देखते हैं कि भाजपा अपने जो उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो इस बात का वजाहत देते हैं कि हमने इस वजह से उसको खर्च नहीं किया कि वो दूसरी जो मिनिस्ट्री है उनके जरिए उनको उस चीज का फायदा मिल रहा है। ये चीज बड़ा अफसोस की बात है, जब आपने एक बजट आपने मुख्तस किया है, पूरा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री आपने उनके लिए बनाई है, लेकिन आप उनके ऊपर खर्च नहीं करते हैं, आप उनके ऊपर जिस तरह से अवेयरनेस की जानी चाहिए, उनको जाहिर सी बात है कि स्कीम्स के बारे में उनको नॉलेज नहीं होती, ये बात भी बड़ी अहम आपने बताई खुर्शीद साहब। ये बात भी अमूमन देखने को मिलती है कि उन्हें पूरी तरह से नॉलेज नहीं होती है और जिसकी वजह से उन्हें जिस तरह से जो सरकारी सहूलियत और सरकारी जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो सवाल यही पैदा होता है कि ऐसी मिनिस्ट्री जो ऐसे कंसर्न मिनिस्ट्रीज है या ऐसे जो लोग वहां पर तैनात किए जाते हैं वो अपनी किस तरह से जिम्मेदारी अंजाम देते हैं। वो कम्युनिटी के अंदर खास तौर से जाहिर सी बात है कि एक मुसलमान एक बड़ी आबादी है उस 6 के अंदर, तो मुसलमानों के जो सरबराह है या खासतौर जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वो उस पर खास तौर से क्या ध्यान देते हैं, वो इस पर क्या बेदारी लाते हैं कि वो सरकार की जो स्कीमें हैं वो इस पर खास तौर से उनको अवेयर करे, उनको बेदार करे कि वो ताकि वो उनका जो खुद मुख्तार बन सके, वो अपलिफ्टमेंट उनका हो सके, वो एक जिस तरह से जो दूसरी कौम है उसके शाना बशाना खड़ा हो सके। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सिकंदर आजम साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, आपका इस्तकबाल है डॉक्टर सिकंदर साहब। पहला रिएक्शन मैं चाहूँगा, क्या है मतलब ये बजट है क्या, असल में क्या बताना चाहेंगे, क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे आम लोगों को आसान जबान में? जी आप बहुत शुक्रिया। इस बजट को समझने के लिए आप ऐसे समझना होगा कि अभी पिछले 1 सालों में हमने T20 देखा, जो फिनांस से रिलेटेड जो डिक्लेरेशन हुआ है। पिछले साल आपने बजट 2025 में देखा था कि किस तरह से 12 लाख तक आप न्यू टैक्स रिजीम में एग्जेम्पशन मिला। बिल्कुल। उसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 75,000 रुपए किए गए, यानी कि 12,75,000 तक आपका टैक्स नील था। उसके बाद फिर सितंबर में हमने देखा जीएसटी में रिफॉर्म्स आए, तो ये 2 मेजर कॉन्सिक्वेंसेस थे पिछले 1 साल में, जब हमने देखा कि किस तरह से टैक्स में हमें, यानी कि डायरेक्ट टैक्स 2025 फरवरी और उसके बाद सितंबर 2025 में हमने इनडायरेक्ट टैक्स जिसे हम जीएसटी भी करते हैं, ये दोनों में रिफॉर्म हमने देखे और कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज जो है एक कॉमन मैन इंडिविजुअल को मिला।
अब ये दो कॉन्सिक्वेंसेस, ये दो इवेंट बहुत जल्दी में हुए थे। अब तीसरे इवेंट के हम इंतजार में थे। तो मैं ये कहूंगा कि बेसिकली हमें ये दोनों इवेंट T20 की तरह लगा। T20 क्रिकेट मैच की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। तो हम बिल्कुल। फिर से वही T20 मैच का एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसमें पहले ही बॉल पे 6 पड़े, 6 और 4 हो और बाउंड्री के बाहर गेंद जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। तो बेसिकली इस बजट को मैं ये कह सकता हूँ कि T20 की जगह पे ये टेस्ट मैच था। ओके। और पब्लिक ये इंडिविजुअली एक्सपेक्ट कर रही थी, ठीक है T20 ना सही, कम से कम वनडे इंटरनेशनल गेम हो, वनडे क्रिकेट का मैच हो, लेकिन वनडे भी नहीं हुआ। ये टेस्ट था बेसिकली, जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग की। जब मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि पिच सेट किया गया है कि लॉन्ग टर्म में कैसे हमारा जो जिस तरह से जियो पॉलिटिकल टेंशन अराइज हो रहे हैं, जिस तरह से अनसर्टिनिटी बनी हुई है दुनिया में, टैरिफ को लेकर के, को लेकर के, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कैसे हम पिच सेट करें एक लंबी बैटिंग के लिए। तो मैं इसे कहूंगा कि बेसिकली ये टेस्ट मैच था रेदर देन T20, जिसकी हमें आदत पड़ चुकी है। और इनफैक्ट T20 का वर्ल्ड कप ये स्टार्ट होने के फेज में। ठीक तो है। मैं इसको इस तरह से बिल्कुल। अच्छा, आम लोग जो है वो देखिए, चूंकि अलग अलग चीज़ें हैं, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कैसे इसको देखते हैं, वो उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आम आदमी, एकदम बिल्कुल आम आदमी, वो कैसे इस बजट को ले। और आपने बताया कि वो उसको उम्मीद थी कि एटलीस्ट अगर T20 नहीं है तो एटलीस्ट वनडे मैच ही हो जाए, मगर यहाँ तो टेस्ट मैच से भी कम जो है आप कह रहे हैं कि वो स्पीड थी या वो खेलने का जो अंदाज था वो वैसा था। तो आम आदमी की जेब पर क्या कुछ जो है वो जो उसका अभी महीने की आमदनी और जो खर्च है उस पर लगता है आपको कुछ उसको राहत मिलेगी, या जैसा है वैसा ही चलेगा? देखिए, चूंकि जो सरकार का जो मामला है, अगर मैंने अभी भी जिक्र किया था 25-26 की बात करें तो 34 लाख करोड़ की आमदनी थी और जो खर्च हुए वो तकरीबन 50 लाख करोड़ थे, 49.6 लाख करोड़। ठीक है साहब, इस साल जो होना है वो 26 और 27 में वो जो आमदनी है वो तकरीबन 36 लाख करोड़ है और जो खर्च होना है वो 53 लाख खर्च होना है। तो वो गैप बढ़ता जा रहा है उधर, तो यानी आमदनी कम है और खर्च ज्यादा है। तो आम आदमी की जेब पर किस तरीके से वो मिडिल क्लास खास तौर से उस पर क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है इसका? जो मैंने फिगर देखा है, वो जो अभी इस बार जो बजट का साइज है वो 49.2 लाख करोड़ है। बिल्कुल ठीक है। पिछले साल का बजट जो है वो 50 पॉइंट सम फिगर था। बिल्कुल, अगर मेरे हिसाब से जो मैंने अब तक फिगर में देख पाया हूं, तो अप्रॉक्स 1 लाख करोड़ पिछले साल के कंपैरिजन में बजट का साइज जो है, जो एक्सपेंसेस है वो कमा है। और वो एक कम होने की वजह सिर्फ यही रही कि जो रिफॉर्म हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में, जो चेंजेस हमने जो रिसेंट इवेंट में जो देखा, उसकी वजह से जो है वो फिगर कमा है। तो और कॉमन मैन में मैं कहूँ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। हाँ, चेंजेस आप कह सकते हैं उनके लिए हैं जो एनआरआई इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, करना चाहते हैं, या अपना एसेट डिस्क्लोज करना चाहते हैं, या आप कह लें कि अपने बच्चों को फॉरेन में भेजना चाहते हैं पढ़ाई के, जिस पर रेमिटेंस पे 20% जो है टैक्सेस चार्ज होता था। लेट्स अज्यूम कि अगर मिस्टर एक्स अगर अपने बच्चे को भेजना चाहता है यूके में पढ़ने के लिए और उसका फी 50 लाख, तो 50 लाख पे 20% आप टैक्स पे करते थे गवर्नमेंट, तो उसमें कुछ डिडक्शंस आए हैं। तो कॉमन मैन, जिनको आप ये कह सकते हैं जिनको फॉरेन में नहीं भेजना है, जिनको एनआरआई से मतलब नहीं है या खुद एनआरआई नहीं है, उनके लिए बहुत ज्यादा कोई सब्सटेंशियल चेंजेस मैं नहीं देख रहा हूं। बेसिकली उस पर कोई अनाउंसमेंट नहीं है एज ऑफ नाउ। हाँ, जब ये बजट का पूरा डिटेल वेबसाइट पे जब आ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पेज पे, तो शायद कुछ ऐसा पॉइंट अगर दिख जाए, बट मुझे नहीं अभी तक दिखा। हाँ, हालांकि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स उनके लिए जो शेयर मार्केट में लगाते हैं उनके लिए स्लाइट डिफरेंसेस हैं, कोई मेजर चेंजेस मुझे नहीं। हाँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जिस वक्त बजट पेश हो रहा था, बजट पेश होने के बाद जो मार्केट गिरा था अभी भी बहुत ज़्यादा संभला नहीं है। अभी भी 850 पॉइंट के करीब जो है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 825 पॉइंट, बल्कि 850 पॉइंट हो गए, 850 पॉइंट शेयर मार्केट गिरा हुआ है। और जो निफ्टी है वो तकरीबन 300 पॉइंट नीचे है। ये जो सिक्योरिटीज़ ट्रांजेक्शन टैक्स है, ये क्या है? मतलब इसको थोड़ा सा समझना मेरा ख्याल के तमाम लोग चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इन्वेस्टर हैं बड़े अच्छे खासे, और आम लोग भी हैं उसमें, मतलब जो मिडिल क्लास है वो भी वहाँ पर इन्वेस्ट करता है। तो कैसे इसको समझाएंगे आप? बिल्कुल, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो पोस्ट कोविड-19 इवेंट के जो थोड़ा इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो है कहीं न कहीं अब लोग शेयर मार्केट की तरफ भी मूव किए हैं। तो इवन के कॉमन मैन भी बहुत सारे आप देख सकते हैं जिनको भी थोड़ी सी भी अगर फाइनेंशियल लिटरेसी है और थोड़ा सा ईगरनेस है अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के, तो शेयर मार्केट के पास एक बड़ी आबादी मूव हुई है कोविड के बाद। अब उसमें क्या था कि रिसेंटली जो है पिछले कुछ साल पहले जो है सरकार ने क्या किया, उसमें एसटीटी अप्लाई किया, जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। यहाँ सिक्योरिटी वर्ड जो है इस्तेमाल होता है, ये बेसिकली इस्तेमाल होता है शेयर को हम लोग सिक्योरिटी एक वर्ड यूज करते हैं।
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटी यहाँ पे जो वो फिनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है जिसको हम ट्रेड करते हैं। तो अभी क्या होता है बेसिकली कि अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस पर आपको सर्टेन टैक्स पे करना होगा। अब इसमें आप बेसिक चीजें आप समझने की कोशिश कीजिए कि टैक्सेस किस पे होता है, इनकम पे होता है। अगर मैंने 10 लाख का शेयर खरीदा, अभी मैं खरीद ही रहा हूं, अभी मेरा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन मैं उस पर टैक्स पे कर रहा हूं। इनफैक्ट कई इकोनॉमिस्ट इसके अपोज में थे कि टैक्सेस तो आप चार्ज करेंगे प्रॉफिट पे ना, अभी तो हमने शेयर खरीदा है और शेयर खरीदने पे आप टैक्स चार्ज कर रहे हैं। तो ये उस पे एक बड़ा क्रिटिसिज्म था पहले 3-4-5 सालों से। तो खैर अभी भी एसटीटी है बट उसका रेट घटा है। एक और चीज को समझिए, अगर हमने 10 लाख का शेयर खरीदा, उस शेयर को हमने 2 साल अपने पास रखा और 15 लाख में बेच दिया, तो यहां हमारा फायदा 5 लाख का हुआ। अब 5 लाख पे सरकार हमसे टैक्स देगी 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो यहां रेशनलिटी मुझे समझ में आ रही है कि मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया था, 15 लाख पे बेचा, 5 लाख प्रॉफिट का, 5 लाख पे हमसे सरकार गवर्नमेंट टैक्स मांग रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी मैं खरीद ही रहा हूं, हो सकता है कि मैंने 10 का वैल्यू 8 लाख हो सकता है, 7 लाख, मार्केट गिरेगा तो जाहिर सी बात है 10, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जो 10 लाख है उससे कम भी हो सकता है, लेकिन आप टैक्सेस चार्ज कर रहे हैं उस अमाउंट पे जो हमने अभी प्रॉफिट कमाया ही नहीं है। तो इसमें काफी क्रिटिसिज्म था बेसिकली, तो उस एसटीटी टैक्स को के परसेंटेज को कम किया गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसका एक सियासी पहलू भी है, उसको भी हम अरशद साहब से जो है वो अरशद शेख साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम समझना चाहेंगे। देखिए, पिछले साल जो बजट पेश हुआ, चूँकि कई सारे सूबों में के अंदर इंतखाबात, असेंबली इंतखाबात, ख़ासतौर से अगर हम बात करें ये आपका बड़ा सूबा है मतलब बिहार, और भी कई सारे सूबों में थे, तो उसको कैसे आप देखते हैं, ये कैसे कनेक्ट करते हैं कि अगर कहीं किसी सूबे में या आम इंतखाबात नहीं है या किसी सूबे में असेंबली इंतखाबात नहीं है तो बजट अलग तरह का आएगा, और अगर हैं तो फिर अलग तरह का आएगा। इसको कैसे देखते हैं, ये जो कनेक्शन है इंतखाबात का बजट का, इसको कैसे देखते हैं आप, कैसे जो है इसको डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, इस तरह से अगर कोई बजटरी एलोकेशन होता है पॉलिटिकल कैलकुलेशन के बेसिस पर, हाँ, पर वो तो बिल्कुल गलत है। वो कोई भी इकोनॉमिस्ट और कोई भी जो फाइनेंस बजट का जो एक्सपर्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है कि छोटे छोटे ऐलानात करती हैं या छोटी छोटी स्कीम्स जो है उसको बढ़ चढ़कर अपने स्पीच में बताती है, ताकि उसके ऑप्टिक्स के जरिए ये बात फैले कि हम ये फला सूबे में अब ये लेके आएंगे, ये रेल लेके आएंगे, फला हम उसको सब्सिडी देंगे या कुछ नए ये देंगे। तो गवर्नमेंट क्योंकि एक पॉलिटिकल एंटिटी है तो वो भी मजबूर है इस काम करने के लिए, हाँ। लेकिन पूरा बजट या उसकी जो डायरेक्शन है या एक मेजर चंक उस तरह से हो, ये मुमकिन भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और बहुत सारी चीज़ें हैं। और सिकंदर साहब, एक चीज़ यहाँ पर और सवाल जो है उठता है, और वो सवाल ये है कि जो ट्रम्प का जो टैरिफ है, वो मैंने पहले अरशद साहब से भी पूछा था, थोड़ा सा आप उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाइए कि क्या उसका जवाब भी इस बजट में देखने को मिला? जो सेकंड वोकैबुलरी मैंने जो नोट किया जब मैं प्रेजेंटेशन को सुन रहा था, पहला तो फिस्कल डिफिसिट को लेकर के था, हाँ। जो बिल्कुल एप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि हमारा फिस्कल डिफिसिट 6-7% तक हो चुका था, अभी 4% क्लोज लाने की बातें चल रही है, 4.3 इस बार बात की गई है। सेकंड वोकैबुलरी जो हमने नोट किया वो बेसिकली डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के था। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एक इंडिकेशन है कि हम अपने आप में इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि जो मेरी डिपेंडेंसी है आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के, खासतौर से आप कह लें कि एक्सपोर्ट को लेकर के, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे यूनाइटेड नेशन में और या जब हम कर रहे हैं यूएस में, तो जब वहां पे टैरिफ चार्जेस होते हैं तो हमारा सामान उस कंट्री में महंगा होता है, जिसकी वजह से दूसरे कंट्री जिन पे टैरिफ कम है वो अपना सामान आसानी से बेच पाते हैं और हम अपनी सामान वहां नहीं बेच पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट कम जाता है, इंपोर्ट बढ़ता है, जो हम एक तरह से ट्रेड डिफिसिट की बातें करते हैं। तो ट्रेड डिफिसिट अगर आप देखेंगे पिछले 10 सालों में तो डेफिनेटली हमारा ट्रेड डिफिसिट बढ़ा है, जो कि एक बेहतर इंडिकेशन नहीं है। तो उसकी भरपाई के लिए, उस कॉन्सिक्वेंसेस को फुल आउट करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग की जो बातें हो रही है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की, हम मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा करेंगे, बेहतर करेंगे, ताकि हमें बहुत सारे आइटम जो हम इंपोर्ट करते हैं दूसरी दुनिया से जो खरीदते हैं उसको कम कर सकें, और हम जब ज्यादा
डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने हम पे टैरिफ दिया, अभी भी तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, पूरी मिडिल ईस्ट हमारे पास है, यूरोपियन कंट्री है, हम वहां बेचेंगे बेसिकली। तो ये एक परसेप्शन है जहां उसकी जवाब सेकंड वोकैबुलरी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग था उससे शायद उन्होंने देने की कोशिश की। बिल्कुल। सर्वेश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से आप हैं और समाजवादी पार्टी के जो चीफ हैं उनका मैंने पहले भी जिक्र किया, जो है अखिलेश यादव साहब, उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा उम्मीद इस बजट से नहीं है और सरकार जो है क्या वो जो ऐलानात करती है, वो जो कहती है, क्या उसे करती भी है, ये एक बड़ा सवाल था उनकी तरफ से। यानी साफ तौर पर वो कहते हैं कि बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। सर्वेश त्रिपाठी जी क्या कुछ कहेंगे, क्या है आपकी राय इस बजट पर? हमारी राय वही है, क्योंकि हमें पहले भी उम्मीद नहीं थी, जब आपका इकोनॉमिक सर्वे शुरू होता हो ना एक डिस्क्लेमर से कि जो वर्ड सिनारियो है उसके तहत हम पहले ही बता देते कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमसे उम्मीद मत करना। तो ये वही हुआ, एक फिर से इन्होंने इस बार ये नया किया कि अब सोचा होगा रविवार है, लोग सुकून से बैठे होंगे, रविवार भी खराब कर दो, तो वो कर लिया इन्होंने। मार्केट का भी खराब कर लिया, हम सबका खराब कर लिया, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबका खराब हुआ। ठीक है, बात यह है कि ये 5% लोगों के लिए बजट है, एकदम सही बात है, 5% लोगों के लिए बजट है। जब आप, और फिर टारगेटेड बजट है, पहले ही पूछा जाता है कि भाई 4 लोग हैं बड़े बड़े नेता, इनसे पूछा तुमको क्या चाहिए, अच्छा तुम्हारा बेटा क्या करता है, अच्छा इथेनॉल बेस्ड काम करता है या फिर बायोफ्यूल बेस्ड काम करता है, अच्छा तुम्हारी सियाना गुरु है तुम्हारे बेटे की, चलो तुम फायदा देते हैं, वहां फायदा देंगे। जनता से कोई मतलब नहीं है, ना मिडिल क्लास से कोई मतलब है। लोग उम्मीद कर रहे थे नए टैक्स रिजीम में कुछ फायदा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, यथावत स्थिति बराबर है। महंगाई को कैसे कर्व करेंगे इसकी कोई बात नहीं की गई है। जो बाकी 95% लोग हैं उनको कोई फायदा नहीं है। कॉर्पोरेट को फिर से इन्होंने कोशिश की, अपने मित्रों को खुश करने की कोशिश की है, वो लॉन्ग टर्म में उनका फायदा होगा, वहां पे वो फायदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के लिए कुछ भी नहीं है जो सही में हो इसमें। आप और लॉन्ग टर्म प्लान की बात कर रहे थे, आप स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी सुनते रहे हम। एक स्मार्ट सिटी जो सबसे प्राइज्ड स्मार्ट सिटी थी, इंदौर की हालत क्या है आप वो देख रहे हैं। तो ये कुछ भी जो कहते हैं वो करने की बात ही छोड़ दी, अब तो कह भी नहीं रहे, अब तो ये कह रहे हैं उम्मीद भी नहीं देंगे तुम्हें। हाँ, नहीं, लेकिन इस बात तो कहा है इन्होंने, एक ऐलान जो 7 बड़े ऐलान है उसमें एक ऐलान किया है कि 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 जो शहर हैं, जो सिटीज हैं, उनके लिए 12.25 लाख करोड़ जो है वो बजट रखा है उनके डेवलपमेंट के लिए। भी बहुत सुनने में अच्छा लग रहा था, स्मार्ट सिटी अच्छा नहीं लग रहा था क्या हम लोग को जब सुन रहे थे? तो मतलब सुन के ही अच्छा वो फील गुड फैक्टर आ रहा था हमारे अंदर। वो इतना स्मार्ट हुआ कि लोग पानी पी के मर गए, इतना ज्यादा स्मार्टनेस आ गई उसके अंदर। आप एआई कर रहे हैं, मैडम ने आके बांच दिया, जैसे कथा बांच दी जाती है, उनको बता दिया था ये पढ़ दो, पढ़ दिया। और भाजपा वाले पीट भी रहे थे, जैसे ही एक फुल स्टॉप आ रहा था, थोड़ी सी सांस मैडम ले रही थी, पीट दे रहे थे। 99% को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ था, पीट दो, सब अच्छा चल रहा है। जैसे कि मतलब वो अगर केवल कोई सुनता कि ये ताली पीटने से खुश हो जाते तो लोगों को लगता है या तो फिर से कोरोना आ गया है या तो कुछ ऐसा बता दिया गया है कि आज के बाद टैक्स ही नहीं लगेगा किसी का। अब छोटे छोटे सिक्योरिटीज भी खरीदने पे या इन्वेस्टमेंट में जो मिडिल क्लास है उसको भी टैक्स बढ़ा दो। कोई भी चीज ऐसी कर दो जहां पे जनता का फायदा हो रहा हो। आप अगले 5 सालों में क्या करेंगे जिससे फायदा होगा उसकी कोई बात नहीं है। और आप कहानियां बताते रहे, वो कुछ लोगों को समझ में आती। भारत में वैसे भी जो बेसिक इकोनॉमिक्स है उसकी समझ बड़ी कम है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट हमें आरबीआई का हेड नहीं मिल पा रहा है। तो वो समझाने के लिए जो कहानियां हैं वो 1-2 लोग ही समझ पाएंगे, बाकी तो बस बढ़िया एक अच्छा, इसके बाद बजट कुछ भी दे दो, अच्छा पीआर लगा दो, आईटी सेल लग जाएगी अभी कि सबको फायदा हो रहा है। मैं मान लूंगा शाम तक कि मुझे बहुत फायदा हो रहा है, कैसे हो रहा है ये मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन मुझे फायदा हो रहा है, मैं अमीर हो गया अभी इस बजट से, जो मैडम ने बोल दिया मैं अमीर हो गया। ठीक है। डॉक्टर सिकंदर आजम साहब, देखिए ये तो पॉलिटिकल बयान है उनका, जाहिर तौर पर भाई पॉलिटिकल पार्टी है, उसके लीडर हैं, तो अपने हिसाब से सबकी अपनी अपनी एक तौर तरीके बात को रखने के। क्या वाकई सच्चाई है इसमें कि मतलब कोई बहुत बड़ा इससे जो है बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला? 2047 का जो विज़न है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, या जिसकी बात करते हैं 2047 की, वहाँ उसमें मतलब उसमें आगे बढ़ने के लिए एक पॉजिटिव साइन नहीं है ये बजट? देखिए, इसको मैं 2 तरीके से देखने की कोशिश करूंगा। ये जो डेवलपमेंट नॉर्मली हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा जब इकोनॉमिक फिगर या फैक्ट ऑफ फिगर अगर स्ट्रांग हो जाए तो हम ये मानते हैं कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन बेसिकली। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर आप ये सोच कर, मैं एक पर्सपेक्टिव उसके बाद में वापस आऊंगा, थोड़ी देर के लिए अगर ये पर्सपेक्टिव देखें कि हमारे पास 10 करोड़ 100 करोड़ रुपए हैं, बट अगर टेम्परेचर जो है अबव 60 डिग्री जा रहा है, हमारे पास 100 करोड़ रुपए हैं, बट हमारा विला जो है वो सिंपल उत्तराखंड में जिस तरह से केसेस देखे, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ सस्टेनेबिलिटी की। कोई सा भी फैक्ट एंड फिगर और डेवलपमेंट बगैर सस्टेनेबिलिटी के ये अज्यूम कर पाना, ये अपने आप में एक बड़ी बेईमानी होती है। क्या ये प्लानेट छोड़ पा रहे हैं अपने अगले जनरेशन के लिए?
और हर साल जिस तरह फ्लड आ रहे हैं या फिर अर्थक्वेक का सिचुएशन है या फिर आप कहे AQI जो दिल्ली का है, एनीवे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विजन विकसित भारत 1947 ये अप्रिशिएबल है, बट एट सेम टाइम क्या ये सारे जो क्लाइमेटीज हैं, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, उनके साथ अगर आप पैरेलल नहीं करेंगे, सिर्फ आप फिगर की बात करेंगे कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, सेकंड लार्जेस्ट बन जाएंगे, हम जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे, जापान को छोड़ देंगे, ये सुनने में तो लेमैन को फैक्ट फिगर अच्छा लगेगा, $3 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन, बट इसके पीछे की हिस्ट्री आप जब देखेंगे, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, आप ठीक है हम थर्ड लार्जेस्ट बन चुके हैं, बनने वाले फोर्थ लार्जेस्ट हैं, आप एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें, हम कहाँ, आप एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे छोड़ सकते हैं? 45 से 50% की आबादी अपनी जो है सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया की जो आबादी है एग्रीकल्चर एंड अलाइड है, उनका इनकम 8 से 10 लाख पर मंथ है। आप ट्रिलियन फिगर कैप्चर करते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके फिगर को आप कहां लेकर के जाएंगे? तो कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म बहुत की जरूरत है, एक पैन इंडिया लेवल बहुत ही करेंगे, बहुत मेजर और सिग्निफिकेंट रिफॉर्म की जरूरत है, जिसमें हम एक्सपोर्ट भी करें अगर अलग अलग तरह के एग्रीकल्चर क्रॉप्स पूरे वर्ल्ड में बेसिकली। तो क्योंकि ऐसे भी देश जो कृषि प्रधान के तौर पे जाना जाता रहा और अभी भी एक खुद की आबादी पे डिपेंडेंट है, तो वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लार्जर लेकर के, बट ये कुछ अचीवमेंट है, बिल्कुल हम उस टुवर्ड्स डायरेक्शन में हैं, स्टिल देयर आर सम करेक्टिव मेजरमेंट की जरूरत है, लेकिन डायरेक्शन में है। हम ऐसा कह सकते हैं कि विकसित भारत की डायरेक्शन में नहीं है, डायरेक्शन में है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि डायरेक्शन में है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर जो है सर्वेश जी, देखिए विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हो रही है, जितने भी जो रिएक्शंस आए हैं पार्टी की तरफ से, मतलब बीजेपी की तरफ से या रूलिंग पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनना है और विकसित भारत बनना है, उसी की तरफ ये कदम है, उसी के लिए बजट है। और रक्षा बजट भी 16% के करीब बढ़ा दिया है, और कृषि बजट की भी बात हुई है, कृषि में भी खेती और पशुपालन और मछली पालन पर जोर दिया गया है, और 2030 तक की बात हो रही है कि हम कैसे पहचान दिलाएंगे अलग अलग क्षेत्र में कृषि का, अलग अलग मतलब जो है, चूँकि बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर भी। तो कृषि के मैदान में या कृषि के लिए बजट लगता है आपको कि मतलब जो भी ऐलानात किए गए हैं वो नाकाफ़ी हैं या उसमें और ज़्यादा गुंजाइश है? जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। देखिए बात यह है कि ऐलान करने में और इम्प्लीमेंटेशन करने में, एग्जीक्यूट करने में जो गहरा अंतर है, ट्रेड डेफिसिट से भी बड़ा है इस सरकार का। यहाँ पे इनको मैंने कहा ना, ये जो बेसिक चीजें हैं जो सही में एड्रेस की जानी चाहिए थी, जो सवाल थे, जब बजट आता है तो वो एस्टिमेट होता है कि आप आगे क्या करने वाले हैं, वो उसमें बहुत सारे सवाल होते हैं जिनको आप एड्रेस करते हैं। लोगों को ये जो बाजार उठता गिरता है वो भी उस पर डिपेंड करता है। लोग जो होते हैं, जो शिक्षित वर्ग होता है, वो भी सोच रहा होता है कि आप जो हमारे दिमाग में समस्या है उसको कैसे टैकल करेंगे। सोने चांदी का दाम बढ़ा, वो ठीक है, वो मार्केट ड्रिवन है, आपके हाथ में नहीं है, मैंने मान लिया एक बार। हालांकि 2014 से पहले भाजपा जब विपक्ष में तो उसको लगता था हर चीज सरकार ही कर रही है, अब सरकार कुछ नहीं करती, अब मार्केट ड्रिवन होती है, वर्ल्ड फोर्स होता है, वो ग्लोबल फोर्स कर रहा होता है, लेकिन उसमें नहीं कर सकते थे आप बहुत सारी चीजें। अब एक आदमी जो मिडिल क्लास में अपनी बेटी की शादी इस साल कराने वाला होगा, वो उम्मीद लगा के बैठा होगा उसमें, उसको कहीं जहां पे आप दे सकते थे, चाहे टैक्सेशन में दे सकते हो या आप इंटरेस्ट रेट्स में कम कर सकते हो, घरों की अफोर्डेबिलिटी, एक इंसान के, आपको एनसीआर में अगर किसी को घर लेना हो तो उसके लिए अफोर्डेबिलिटी के लिए आप रियल एस्टेट में आपने फिर से जुमला एक बना दिया कि जो है रिफॉर्म्स नॉट रेटोरिक, लेकिन अल्टीमेटली इट ऑल कम्स टू अ रेटोरिक ओनली। रिफॉर्म्स कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आपके रियल एस्टेट आपके हाथ में फिर आएगा, लोगों की पहुंच में घर आएंगे, या फिर जो ये इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं, वो आपने रेरा लाया, रेरा को इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन आज भी बहुत ग्राउंड पे लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इम्प्लीमेंट आपको बताना चाहिए था कि आप रोड मैप आपका है क्या, करने क्या वाले हैं। हम हमेशा यही सुनते हैं 2030 में ये हो जाएगा, 35 में हो जाएगा, 47 में हो जाएगा, बुआ जी को मूछें होती तो चाचा होते, ऐसे वाली बातों से देश चलता नहीं है। जो नॉर्मल आदमी है उसको उससे सवाल होता है कि मुझे अभी क्या फायदा होगा इससे। ये पूरी एक्सरसाइज जो है, ये हलवा खीर जो बन रही है, ये पहुंच किसके पास रही है, मुद्दा ये है कि आप आ रही हैं, आपने 9वें बार बजट पेश कर लिया, 20वीं बार कर लिया, लेकिन आपने फिर से वही किया जो बाकी 9 बार में किया आपने, अल्टीमेटली मिला मुझे कुछ नहीं है, वो मुद्दा है।
हाँ, शायद अगर हम उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में बात करें तो शायद अगले साल जो बजट पेश होगा और अगर उससे पहले आचार संहिता ना लगी तो शायद कुछ मिल जाएगा यूपी को, शायद कुछ बड़ा मिल जाएगा, चूंकि इंतखाबात है, असेंबली इंतखाबात। एक बड़ा सवाल यहाँ पर अरशद शेख साहब मैं आपसे पूछूंगा, और वो सवाल ये कि जैसे सर्वेश त्रिपाठी जी भी इस बात को कह रहे हैं, उस सवाल को उठा रहे हैं कि ऐलानात होते हैं मगर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसकी जो चाल है, जो रफ्तार है वो बहुत धीमी है। यहाँ पर जो विजन दिया गया उसमें रफ्तार भी एक चीज़ है, मगर रफ्तार जो है जो पहले ऐलानात किए गए उनकी धीमी है, मतलब जो गति है बहुत धीमी है। और उसका एग्जाम्पल जो है वो जो स्मार्ट सिटीज़ हैं, जो 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाने की बात थी वो देखने को मिलता है, और बहुत सारे ऐसे ऐलानात हैं वो वहाँ पर जो है लगता है कि वो स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो गई है। उसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि अल्टीमेटली गोल जो है वो 2047 का है, तो अभी तो हम जो है वो पहले 27 तक ही ठीक से पहुँच जाएँ, 47 तो बाद में पहुँचेंगे। तो आपके सवाल का जवाब देने के पहले 1 मिनट में एक नुकता पेश करना चाहता हूं जो रिलेटेड है इन सब चीजों से, और वो ये है कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है जी, वो इस वक्त पॉजिटिव है। हाँ। और वो 2050 पे खत्म हो जाएगा, यानी विकसित भारत 2047 जब आएगा उस वक्त हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो नेगेटिव की तरफ जाना शुरू करेगा, जिसका मतलब ये है कि हमारा एक बड़ा तबका जो नौजवान है इस वक्त और जिसके बलबूते पे हमारी पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ का थ्रस्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो रघुराम राजन जो हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है और मशहूर इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने मुतअद्दिद मर्तबा हिंदुस्तान के ताल्लुक से कहा है कि यू फोकस ऑन एजुकेशन, और मैं ऐड करूंगा कि यू फोकस ऑन हेल्थ केयर, बिकॉज आफ्टर 20 years जब विकसित भारत के करीब जाएंगे तो यू विल हैव अ ह्यूज एजिंग पॉपुलेशन। आपका जो नौजवान तबके का जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन एंड बिल्ड द नेशन एंड एलोकेट योर बजट अकॉर्डिंगली। और उस जानिब तो कोई मतलब पहल नहीं लगती। जहां तक रफ्तार की बात है और वॉक द टॉक की बात है कि आपने कहा कुछ और करा कितना, तो वो तो मेरे ख्याल से जो ओवरऑल पॉलिटिकल क्लाइमेट है इस कंट्री में, जिस तरह से कंट्री रन हो रही है, तो अकाउंटेबिलिटी इस वक्त हमारे मुल्क में कमजोर है, ये तो मानना ही पड़ेगा हर एक को। यानी मतलब ऑब्जेक्टिवली अगर उसको देखें तो जब तक वो अकाउंटेबिलिटी हमारे मुल्क में ताकतवर नहीं होगी, जब तक ये बजट एलोकेशंस और ऐलानात तो होंगे लेकिन यूटिलाइजेशन अगर ना हो, जैसे माइनॉरिटी अफेयर्स के ताल्लुक से हमने बात की, एलोकेशन तो 3,400 करोड़ का है लेकिन यूटिलाइजेशन सिर्फ 15% हो, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट एलोकेशन? सही, बिल्कुल, उस ऐलान का क्या फायदा। अमरदीप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, आप बीजेपी से हैं। क्या कहेंगे अमरदीप जी? फोन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। क्या कहेंगे, बजट को कैसे देख रहे हैं? चूंकि हर किसी की अपनी राय है, आप चूंकि रूलिंग पार्टी से हैं तो जाहिर तौर पर आपकी अपनी अलग राय होगी। क्या कहेंगे, ओवरऑल कैसा रहा बजट? देखिए, ये बजट जो है निर्मला जी ने जो आज पेश किया, ये पहली बार आज बजट में, पिछले 9 बार से जो है लगातार वो देश के हित में, चाहे वो गरीब हो, चाहे युवा हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास की बात कर लीजिए, महिलाओं की बात कर लीजिए, व्यापारियों की बात कर लीजिए, सभी को जो है मद्देनजर रखते हुए एक समावेशी बजट पेश कर रही है जिससे सबका हित हो। इस साल उसी बजट में अगर आप देखेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके, दवाइयों को लेके, इस देश में कांग्रेस के शासन काल में बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। जो गरीब तबका हमारे देश में रहा हुआ करता था, दवाइयों के अभाव में जो लोग जो है दम तोड़ देते थे, उनको दवाइयां नहीं मिलती थी, उस दिशा में सरकार ने एक बहुत सराहनीय कदम उठाया है। दवाइयां सस्ती होंगी, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उन लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग जो है, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत एक कदम और आगे बढ़ने जा रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, एक्सपोर्ट का कारोबार इसके माध्यम से और आगे जाएगा, किसानों को फायदा होने वाला है। बहुत सारी चीजें जैसे चिप वगैरह जो है वो जो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसके माध्यम से जो है हम लोग आत्मनिर्भर होंगे। इलेक्ट्रॉनिक की सामानें इसके माध्यम से सस्ती होगी। तो बहुत सारी चौमुखी अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार का ये बहुत सराहनीय कदम है। देश के अंदर लोगों में खुशी का माहौल है, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोग काफी आश्वस्त हैं, देश के लोग, और सरकार पर भरोसा है। चाहे पिछले साल की बात कर लीजिए, इस साल, पिछले साल 12 लाख जो है मिडिल क्लास के लोगों को, आम लोगों को जो टैक्स में फ्री रिबेट दिया था, इस साल
बहुत सारी जो चीजें हैं उसको लेके अगर आप देखेंगे लेकिन इस तो बार कोई रिबेट नहीं है, इस बार कोई रिबेट नहीं है सैलरीड के लिए नहीं। टैक्स देखिए में। 12 लाख तक का, देखिए जब पिछले साल की अगर आप बात करेंगे तो लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि कम से कम 10 लाख होना चाहिए। ये पहली बार आजाद भारत में पिछले साल ऐसा हुआ था कि सरकार जो है आम आदमी की अपेक्षा से ज्यादा देने का कार्य की थी। 10 लाख तक तो अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन सरकार ने ऑलरेडी पिछले साल 12 लाख तक रिबेट देने का कार्य किया था, जिससे जनता के बीच में बड़ी खुशहाली का माहौल था और इस बजट से भी काफी लोग प्रसन्न हैं। बिल्कुल ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, रक्षा बजट बढ़ा दिया है, लेकिन जो कृषि बजट है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कोई ऐसी बढ़ोतरी जो उम्मीद की जा रही थी वो नहीं थी। दूसरा जो है कुछ शहर कहा है कि जो मतलब जो है टियर 2 और टियर 3 के जो शहर हैं या जो मतलब जो है टाउन हैं उनके डेवलपमेंट के लिए काम है, मगर विपक्ष बार बार इस बात को कह रहा है कि ना तो ये मतलब जो है किसानों के लिए बजट है, ना आम आदमी के लिए अच्छा बजट है, और ना ही ये ओवरऑल लोगों के लिए बजट है, और जवाबदेही जो है वो ना के बराबर है सरकार की। नौकरियां भी बहुत ज़्यादा इससे नहीं मिलने वाली। ओवरऑल फ्लॉप बजट इसको बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। नहीं, देखिए पिछले साल जब 12 लाख जो है आम आदमी के लिए टैक्स में रिबेट मिला था, तब भी राहुल गांधी और उनकी टीम इसको बोगस बजट बताने का कार्य कर रही थी। शायद उन लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि इनसे अपेक्षा यही की जा सकती है ना, जो भारत की इकोनॉमी को 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी भी बताने का कार्य करते हैं। तो मुझे लगता है इन लोगों को अध्ययन करने की जरूरत है, पढ़ने लिखने की जरूरत है। सिर्फ विरोध करना, विपक्ष में रहकर विरोध करना ठीक है, सरकार का विरोध आप कर सकते हैं, लेकिन सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगेंगे तो इनसे अपेक्षा यही की जा सकती है। शायद इनको समझ में नहीं आया, लेकिन देश की जनता इस बात को बखूबी समझ रही है कि हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए ईयर आफ्टर ईयर जो है सरकार बजट कर रही है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सिकंदर आजम, यहाँ पर एक बड़ा सवाल वो भी है और वो पूछते हैं, अक्सर जिक्र होता है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। तो ये जो बजट है, ये जो भारत का बजट है, तो क्या जो भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की जो एक राह है, क्या हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? अगर आप नंबर अचीव करने की बात करें तो डेफिनेटली आने वाले सालों में ये 5 ट्रिलियन जो फिगर है हम अचीव कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि अगर आप कंपेयर करेंगे कि जो टैक्स कलेक्शन और जो चेंजेस हुए हैं टैक्स कलेक्शन को लेकर के, डायरेक्ट टैक्सेस में 2 ग्रुप हम बांटते हैं। एक हो गया इंडिविजुअल जो हम पे करते हैं, दूसरे जो कॉर्पोरेट पे करते हैं। तो अगर आप कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि टोटल कॉर्पोरेट जितना टैक्स पे कर उससे कहीं ज्यादा इंडिविजुअल टैक्स पे करते हैं। इनफैक्ट अगर आप फिगर की बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि 22% जो पैसे आते हैं गवर्नमेंट को वो इंडिविजुअल टैक्स से आता है और 17% जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स से आता है। तो जब कॉर्पोरेट टैक्स कम होगा तो जाहिर सी बात जो उसके प्रमोटर हैं, जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, मेजर जिनकी कंपनी है, उनकी ओवरऑल इकोनॉमी और ग्रोथ तो बढ़ेगी। तो फिगर हम टच कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पर कैपिटा इनकम हम टॉप 10 में भी नहीं आ पाएंगे। ये जिस तरह से जिस पर कैपिटा इनकम जिस तरह से हम जानते हैं कि वो एवरेज होता है कि एक इंडिविजुअल का एनुअल इनकम कितना है, टोटल कंट्री का इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो पर कैपिटा इनकम में हम तो बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगे, लेकिन 5 ट्रिलियन का फिगर हम जरूर टच कर लेंगे बेसिकली। बिल्कुल। और सर्वेश त्रिपाठी जी, देखिए चूंकि जो बीजेपी के लीडर हैं वो उनके तो अपने दावे हैं, जाहिर तौर पर वो चूंकि रूलिंग पार्टी है और रूलिंग पार्टी में आप होते, आपका बजट होता, भले उसको दूसरे ख़राब बता रहे होते तो आप उसको सही बताते। और बजट में सारी चीज़ें ख़राब नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं। तो मतलब जो है वो जैसे मैंने कहा कि भाई वो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही काफ़ी अच्छा जोर दिया गया है, हेल्थ एजुकेशन पर जोर दिया गया है। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं ख़ासतौर से कैंसर वगैरह की जिनके ऊपर से जो है वो जो अलग अलग तरह के टैक्सेस थे उनको हटा लिया गया है, एक तरीके से खत्म कर दिया गया है। तो क्या इसको भी सही नहीं मानेंगे आप? और क्या बात सही भैया बात सही गलत कही नहीं। जब कोई देश चल रहा होता है और वो भी एक विकासशील देश चल रहा होता है तो चीजें हो रही होती हैं, उसमें समय के साथ हो रही होती है। आपको ये देखना होता है कि आपका जो इम्पेटस है आप उसमें कितनी रफ्तार डाल सकते हैं। सरकार का काम वो होता है, इसमें क्या रोल इनका है। अगर मान लीजिए समय के साथ चीजें चल रही हो, कभी की ग्रोथ जो आंकड़े 11.9% थे वो अब हम 8.9% पे आ रहे हैं, उसका जवाब इनके पास नहीं है। हम जो आए थे अपने घोषणा पत्र में 10% जीडीपी की बात करते हुए, वो कहां पहुंचा उसकी कोई बात नहीं है। जब ये एक दुष्यंत कुमार की लाइनें हैं कुछ कि कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मैसर नहीं शहर के लिए। तो आप जो उम्मीद लगा के बैठे होते हैं
उस पे बात होती है कि हम जो उम्मीद कर रहे, अभी इन्होंने कह दिया पिछले साल जो है 10 लाख रुपए की जनता को उम्मीद थी, 12 लाख दे दी हमने। जनता की उम्मीद में कौन सा सर्वे किया था इन्होंने कि जनता की उम्मीद 10 लाख की थी? या महंगाई क्या एकदम खत्म हो गई कि अब हमारी उम्मीदें खत्म करने वाला है? अगर बजट आ रहा है कि उम्मीद ही खत्म कर दो, और बजट पेश करने वाली मोहतरमा वो है जो कहती है कि नहीं मैं प्याज नहीं खाती तो प्याज का दाम घटे बढ़े मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो ये समस्या है। आप सपने देखने से ही रोक रहे हैं लोगों को, परेशानी सुनने की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप उनकी जो है उनसे आप चाहते हैं कि वो उम्मीदें ही खत्म कर दें। एक मतलब मंत्री जी के घर में सब ठीक है तो राजा मान ले कि पूरी जनता पूरी खुश है। मंत्री जी के यहाँ से सारे सामान हटा लिए गए तो फिर जनता दुखी है। तो ये खुश है तो इसका मतलब ये नहीं कि जनता की उम्मीद 10 लाख थी। ये तो भक्त है, इनकी उम्मीद वो भी नहीं रही होगी। ये कुछ नहीं आता तो भी बोल देते कि बहुत अच्छा है। लेकिन सवाल किया जाना चाहिए किसी भी देश के लिए, किसी भी दर्शन के लिए सवाल पूछे जाने आवश्यक है। और अगर सवाल की कसौटी पे देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है इस बजट से। ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। ठीक है। डॉक्टर सिकंदर आजम साहब, ये जो महिलाओं को, ख़वातीन को, वीमेंस को जो है ये लखपति दीदी बनाने की बात हो रही है। लखपति जो दीदी मॉडल है उसको और आगे बढ़ाने की बात है। और ये अलग अलग तरह के जो एक तरीके से मतलब ब्याज पर जो कर्ज दिया जाता है, जो लोन दिए जाते हैं, उसमें भी कुछ कमी की गई है। उसको आप कैसे देखते हैं? और इससे क्या मतलब जो क्या कहते हैं, जो मतलब बहुत गरीब लोग हैं या मतलब जो ख़वातीन ऐसी हैं जिनके पास मतलब रोज़गार के मौके नहीं हैं, उनको मौके मिलेंगे अब। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? और जो मैन पावर का सही इस्तेमाल है, जिस तरीके से हम चीन का अक्सर जिक्र करते हैं कि भाई उसने मैन पावर का सही इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर भी अगर जो इस आबादी का मतलब सही इस्तेमाल हो, जो आबादी हमारी बढ़ रही है, उस इस्तेमाल करने के लिए क्या कुछ आपको लगता है कि इसके अंदर इक़दाम उठाए गए इस बजट के अंदर? जी, मैं इससे पहले एक और पॉइंट को टच कर दूं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इस पे बात की है। और ऑलमोस्ट हर साल आप ये देखते होंगे कि बजट में कुछ ना कुछ अनाउंसेस होते हैं कि दीज आर द डिजीज जिसके दवाओं पे हम छूट दे रहे हैं। मेरे माइंड में ये आ रहा था कि क्यों नहीं कुछ ऐसे जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हैं उनकी पूरी की पूरी ट्रीटमेंट आप फ्री कर दें। सही। जैसे कैंसर हो गया, या फिर आप कह लें लंग इन्फेक्शन का है, या फिर आप कह लें कि जो HIV है, या फिर आप हार्ट का जो इश्यू है जिनका ऑपरेशन होता है, या फिर किडनी का जो नेफ्रो का जो इश्यू आता है, उसको पूरी की पूरी आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी हॉस्पिटल, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल हो या प्राइवेट मेडिकल हो, आप वहां जाएं, ट्रीटमेंट कराएं, जो भी पैसे खर्च होंगे उस पर पूरी की पूरी सरकार केयर करेगी। वो अगर होता इसकी जगह पे कि आप दवा खरीदिए, हम टैक्स नहीं चार्ज करेंगे, ये थोड़ा मुझे बहुत कहने की, क्योंकि ये सारे वो डिजीज हैं जो काफी लंबी ट्रीटमेंट चलती है। तो इस पे अगर कुछ इस तरह का कुछ प्लान आए तो डेफिनेटली, जैसा कि हमारे प्रीवियस स्पीकर ही बातें कर रहे थे कि 1947 तक जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है बेसिकली उस वक्त एक बड़ी आबादी जो है ओल्ड एज की तरफ टर्न होगा। तो और भी जो लाइफ कॉम्प्लिकेंसेस हैं, जो डिजीज हैं जिस तरह से इंडिया में बढ़ रही है, चाहे वो AQI की वजह से हो, सस्टेनेबिलिटी इशू को लेकर के हो, या फिर आप कह लें कि वाटर की वजह से हो, या जो भी अलग, या फिर लाइफ स्टाइल की वजह से हो, तो वो कुछ डिजीज को इन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए और उस पर ट्रीटमेंट पूरी की पूरी तरह से फ्री कर देना चाहिए। ये एक एस्पेक्ट में डालना चाहता था। कमिंग टू द आपके क्वेश्चन पे मैं आता हूं, जो वुमेन की बातें हो रही थी। ठीक, आप वुमेन को क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स गुड आइडिया, बट अनलेस अनटिल उनको आप ट्रेनिंग नहीं देंगे, उनको आप मार्केट नहीं अवेलेबल कराएंगे कि उनकी गुड्स कहाँ बिकेगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कौन सी गुड्स वो बनाएंगे, और उनका कह लें कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत है तो रजिस्ट्रेशन सपोर्ट कहाँ से मिलेगा। तो ये सारे सिर्फ पैसे दे देना और क्रेडिट दे देना, लोन प्रोवाइड कर देना। आप देखें एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एग्रीकल्चर लोन है। अब एग्रीकल्चर लोन जो है, किसान क्रेडिट कार्ड है, सब्सिडीज है, ट्रैक्टर पे, आपके फर्टिलाइजर पे भी सब्सिडीज है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे सब्सिडीज है। कि कितना ज्यादा इंप्लीमेंटेशन और किस तरह से वो रिजल्ट ओरिएंटेड कितना है। तो बहुत बड़ी आबादी जो लेडीज की है, औरतों की है, वो लेस एजुकेटेड, अनएजुकेटेड है, पार्टिकुलरली रूरल एरिया में। तो उनको जब तक सिर्फ लोन देने से नहीं, जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं देंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, आपका सामान कहाँ बिकेगा, क्या एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है या नहीं, कौन सा वेंडर है जो आपके सामान को खरीदेगा, रॉ मटेरियल कौन सप्लाई करेगा, ट्रेनिंग को आगे चल करके और क्या क्या पोटेंशियल है डिफरेंट स्टेट में आपके सामान बेचने का, इंटरनेशनल लेवल पे क्या पोटेंशियल है कि आपके सामान को बेचा जा सके। जब तक वो सपोर्ट नहीं होगा, ये बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है। बट एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो डिस्ट्रिक्ट और हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स के लिए जो हॉस्टल की बात आई है, दैट मोस्टली एप्रिशिएटेड दिस। बट आई स्टिल रिमेंबर कि 2016-17 में जो
न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कमेटी बनी थी, उसमें 30 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया, साइड में रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या चेंजेस आना चाहिए था। मैंने सजेशन दिया था जब मैं डिपार्टमेंट में, जब मुझे बुलाया गया था, हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स के लिए, फार्मर्स के बच्चों के लिए डेडिकेटेड विद्यालय सेटअप होनी चाहिए। तो खैर तो नहीं हुआ, लेकिन आज मैं ये देख रहा हूं हर डिस्ट्रिक्ट में डेडिकेटेड गर्ल्स ठीक है, हॉस्टल सेटअप हुआ। दैट्स बेसिकली ग्रेट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अमरदीप त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं शायद अभी। अमरदीप जी, आवाज़ आ रही मेरी? जी जी आ रही है। हाँ, अब ये मैं जानना चाहूँगा, चूंकि ये जो सारे ऐलानात हुए हैं, जाहिर तौर पर इंपॉर्टेंट इशू ये है जो कई बार उठ चुका है इस डिबेट में, और वो ये है कि जो भी ऐलान हुए उन्हें 100% उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो, मतलब वो इम्प्लीमेंट हो 100%। तो इसके लिए मुझे लगता है कि तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, चूंकि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से पैसा लेने के लिए, जहाँ या जिन स्कीमों का फ़ायदा उठाने के लिए आम लोगों का अवेयर होना भी बहुत ज़रूरी है, उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसका अवेयर होना भी बहुत ज़रूरी है, और एक कार्यकर्ता का भी बहुत अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल किस तरीके से इंप्लीमेंट हो, उसमें तमाम लोग रोल निभाएं, आप भी, मैं भी और बाकी लोग भी। नहीं, निश्चित रूप से ये सबसे अहम विषय है। कभी भी कोई बजट पेश होता है या कोई सरकारी योजनाएं जो है सिर्फ जो है पेपर में नहीं होनी चाहिए, उसको धरातल पर पूर्णतः 100% इम्प्लीमेंट हो। उसके लिए सरकार से जुड़े सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं और मीडिया बंधु है, सभी लोगों की जो है ये नैतिक जिम्मेदारी देशवासी होने के नाते कर्तव्य बनता है कि कहीं पर भी अगर किसी तरीके से कोई भी, चाहे छोटे छोटे उद्यमी हैं, उनको जो है कहाँ से बजट आए, कहाँ से पैसा मिलेगा, कहाँ से लोन मिलेगा, कहाँ से कौन सी चीजें मिलेंगी, सारी चीजें जो है ये सुनिश्चित होनी चाहिए। और बहुत अच्छी बात रही है कि हमारे सरकार में हम लोग निरंतर सभी सरकारी योजनाओं को जो है धरातल पर 100% उतारने के लिए कटिबद्धता रही है, और इसमें हम लोग अधिकतम सफल हुए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ी बात रही है। ठीक है। अरशद शेख साहब, क्या कुछ आखिर में कहेंगे, क्या कुछ सजेशंस आपके रहेंगे तमाम लोगों के लिए भी? चूंकि शुरुआती जब हमने की इस डिबेट की तो आपकी तरफ से ये बात आई कि बजट तो कई सारे डिपार्टमेंट्स का नाम लिया, खासतौर से माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का बजट है, लेकिन वो लैप्स हो जाता है और वो सही से उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता, सही से खर्च नहीं होता। तो तमाम लोगों को जिम्मेदारी निभाना बेहद ज़रूरी है, अवेयरनेस के साथ तंजीमें भी उसमें काम करती हैं। क्या कहेंगे? तो इन समेशन में ये बात कहना चाहता हूँ जी कि गवर्नमेंट जो इंडाइसेस बताती हैं, जैसे साइज ऑफ इकोनॉमी जी या हमारा ग्रोथ रेट, तो बेशक ये बहुत सही है कि साइज ऑफ इकोनॉमी के बाद ही तो उसका पर कैपिटा जीडीपी बनेगा, या ग्रोथ रेट से ही हम एक हमारी इकोनॉमी की जो ये है स्पीड है वो बढ़ेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंडाइसेस हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें 193 में हमारा रैंक अभी भी 130 है, क्योंकि उसमें एजुकेशन, हेल्थ और आपका जो इनकम है उसके वो जो फैक्टर्स हैं वो गिनवाए जाते हैं। और बहुत सारे हेल्थ के फैक्टर्स में तो बताया जाता है कि सब सहारन अफ्रीका से भी हम पीछे हैं। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक जो जहां हम लोग पीछे हैं वहां पे फोकस्ड अंदाज में अगर हुकूमत काम करे और ये सब इंडाइसेस को एक साथ ले, ग्रोथ भी हो, साइज ऑफ इकोनॉमी भी बढ़े, और चूंकि वक्त की कमी है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वक्त की कमी है। मैं माफी चाहूंगा, तमाम मेहमानों का शुक्रिया जरूर अदा करूंगा यहाँ पर।